हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आईसी एनालिसिस वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ यूटिलिटी एनालिसिस के बेस पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाया है, आपको पूरा डिटेल में करके बताया था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, इसको हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक था हमारा कार्डिनल बेसिस और दूसरा है ऑर्डिनल बेसिस, या इसको कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं हम लोग। कार्डिनल अप्रोच में मैंने आपको बताया था कार्डिनल अप्रोच में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम अपनी जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको हम नंबर्स में काउंट कर सकें, यूटिलिटी को, या क्वांटिटी में दे सकें। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रोटी खाने से इतनी यूटिलिटी मिल रही है, दूसरी से इतनी मिल रही है। तो जब हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में काउंट कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें आप कि जो कार्डिनल अप्रोच है उसकी एक आपको ये कहना चाहिए लिमिटेशन है। पूछा जाता है कई बार कि कार्डिनल अप्रोच की लिमिटेशंस क्या है। तो उसकी लिमिटेशन एक ही लिमिटेशन है जिसके बारे में, या हम उसको प्रॉब्लम ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस या कार्डिनल अप्रोच ही बोलते हैं। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि जो कार्डिनल अप्रोच है वो आपका रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। यानी नो कंज्यूमर कैन काउंट हिज और हर सेटिस्फैक्शन, या और वी कैन से दैट nobody can told you how much या in what quantity he or she get satisfaction और utils। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको ये नहीं बता पाएगा कि उसको कितने क्वांटिटी में सेटिस्फेक्शन मिला है। आप खुद ही ट्राई कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि आपको कितनी रोटी खाने पर कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, कितना पानी पी के आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला है। तो आप उसे कभी नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए कार्डिनल अप्रोच पॉसिबल नहीं था जो मार्शल ने दिया था। आपको ये भी पता होना चाहिए किसने कौन सा अप्रोच दिया था। तो प्रोफेसर मार्शल ने, या अल्फ्रेड मार्शल कह सकते हैं आप उनका पूरा नाम, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। तो ये केवल इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो केवल हमारा मार्जिनल यूटिलिटी वाला है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये केवल पढ़ने के लिए चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, रियल लाइफ में इसका यूज बहुत कम है। लेकिन दूसरा अप्रोच होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, वो है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, मैंने आपको डिफरेंस ही बताए थे दोनों में। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हम अपनी यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में काउंट ना करके रैंक में काउंट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस किसी चीज़ का हमें कंजम्पशन करके ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, कम मिला, या एवरेज मिला, या इसको कंज्यूम करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, हम कह सकते हैं ठीक ठाक लगा, अच्छा है, एवरेज, अच्छा नहीं लगा, वेरी बैड। ठीक है, इस तरह से जब हम रेटिंग देते हैं तो वो अप्रोच किस में आता है आपका, वो अप्रोच आता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच में। और ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था, ऑर्डिनल अप्रोच दिया था प्रोफेसर हिक्स ने। ठीक है, तो हिक्स के नाम को आप बिक्स से याद कर सकते हैं। आप कैसे याद करोगे कि बिक्स लगा के हमें बहुत अच्छा लगा। आप ये नहीं लगाओगे कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, नंबर से में नहीं बता सकते, तो आप केवल फीलिंग बता सकते हो। तो बिक्स को अच्छा लगा, फीलिंग अच्छी आई, तो फीलिंग को आप रैंकिंग दे रहे हो, तो रैंकिंग किस में देते हैं हम, ऑर्डिनल में। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है बजट सेट। ठीक है, क्योंकि बजट सेट आप जानेंगे तभी आप आगे चीज़ें जान पाएंगे। आपकी किताब में हो सकता है पहले और बाद में कोई टॉपिक हो, उससे कोई मैटर नहीं है, मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगा, और जो मेरे नोट्स में नहीं होगा वो आपको मैं एडिशनली बता दूंगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। तो ये सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे बजट सेट। ये बजट शब्द क्या है, पहले आप बजट को समझिए। बजट का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जितना हम खर्च करना चाहते हैं या कितना कर सकते हैं, तो उस बजट में देखिए, जैसा मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाला चैप्टर बताया था, पीपीसी वाला बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोड्यूसर ये कोशिश करता है कि हम कोई दो चीज़
प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जिस पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करते जाते हैं और दूसरे को हम सेक्रीफाइस करते जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसे कहते हैं। इसी तरह बजट सेट है। बजट सेट में भी अब ये कह रहा है कि आप कोई दो चीज़ें कंज्यूम करना चाहेंगे। वहाँ पे प्रोडक्शन की बात थी, अब यहाँ पे आप जो आईसी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आप दो चीज़ों का कंजम्पशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए बजट सेट क्या है, अब इसकी लैंग्वेज समझ लीजिए। इच क्वांटिटेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ दोज बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज गिवन इनकम और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। यानी वो ये कह रहा है बजट सेट एक कंज्यूमर के या एक क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें एक कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज से दी गए मार्केट प्राइस पे परचेज कर सकता है या कंज्यूम कर सकता है। जैसे मान लीजिए दो गुड्स परचेज करने हैं उसको, एक्स और वाई। एक्स और वाई उसके पास 10,000 रुपये हैं, तो वो ये डिसाइड, अब वो 10,000 उन 10,000 रुपये में एक्स की कितनी यूनिट खरीदेगा, वाई की कितनी खरीदेगा, इनके जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे उनको हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। ये कह रहा था ग्रुप ऑफ ऑल द बंडल्स विच द कंज्यूमर इज एबल टू बाई with his or her income at the prevailing price in the market is called the budget set of a consumer। और जितना जैसा मैं बताया कि जो बंडल्स या कॉम्बिनेशंस वो परचेज कर सकता है तो उन्हीं सभी कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। द बजट सेट ऑफ ए कंज्यूमर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ए कंज्यूमर कैन परचेज बाय यूजिंग द अवेलेबल इनकम। तो देखिए वही बात ही बार बार एक ही लैंग्वेज है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि बजट सेट क्या है, बेसिकली एक कलेक्शन है अलग अलग बंडल्स का कि जितना अपनी इनकम से वो पॉसिबली खरीद सकता है, ठीक है। और देखिए ये क्या कह रहा है, कंज्यूमर बजट की बात कर लेते हैं पहले। कंज्यूमर बजट क्या होता है, जैसा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसके बाद नॉर्मल शब्दों में समझ लीजिए, फिर इसकी टिपिकल लैंग्वेज देख लेंगे। तो देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में कंज्यूमर बजट वही है जो हमारे पास इनकम होती है, गिवन इनकम होती है या रिसोर्सेज होते हैं किसी कंज्यूमर के पास या उसकी इनकम होती है, उसी को हम उसका बजट कहते हैं। अब देखिए इसकी लैंग्वेज। अब बजट कंटेन्स रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर में परचेज गिवन करंट प्राइस विद इन हिज और हर गिवन इनकम। कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल, देखिए बजट की हमने बात की थी, ऊपर बजट सेट की बात हो रही थी। अब क्या कह रहा है ये, कंज्यूमर बजट स्टेट्स द रियल इनकम ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर from which he can purchase certain quantitative bundle of two goods at given price. It means a consumer can purchase only those combinations या bundles of goods which cost less than or equal to his income। यानी बजट, कंज्यूमर बजट क्या है, कंज्यूमर बजट का मतलब है वो कंज्यूमर बजट का वो इनकम या परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की या कस्टमर की जिसमें वो अलग अलग ये कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के, उनको वो परचेज कर सकता है। यानी वो कहने का मतलब ये है कंज्यूमर बजट में एक कंज्यूमर वही चीज़ खरीदेगा जो उसके इनकम से या तो कम होंगे उसकी कॉस्ट या उसके बराबर होगी, उससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता। जैसे पीपीसी में था कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ऐसे उससे ज़्यादा ये खरीद नहीं सकता। अब देखिए बात करें बजट लाइन की। बजट लाइन क्या होती है, देखिए बजट लाइन में कंज्यूमर बजट और बजट सेट इसमें से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, इस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ेंगे, मतलब इस पार्ट को आप ढंग से पढ़ेंगे। आपकी BK ओरी वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 है, कुछ बुक्स में ये सेकंड चैप्टर में ही शामिल है जिनमें यूनिट वाइज कराया गया है। तो इसलिए आपका चाहे 4th चैप्टर में हो चाहे सेकंड चैप्टर में हो, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है। ठीक है ना। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज बंडल्स which cost the amount just equal to consumers money income given at budget line, यानी gives us the budget line। यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास जो बजट के कॉम्बिनेशंस थे जो इन गुड्स को हम अपनी इनकम में खरीद सकते थे, उन कॉम्बिनेशंस को जो बजट सेट थे उन, अब सिंपल समझ लीजिए जो बजट सेट है उसका ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम बजट लाइन कहते हैं। यानी पीपीसी कर्व क्या होता था जिसमें हम प्रोडक्शन के जो कॉम्बिनेशंस होते थे उनको हम पीपीसी कहते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है जो बजट सेट के कॉम्बिनेशन है उनको हम कर्व के माध्यम से लाइन के थ्रू खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइन है क्लियर तो लाइन ही बनेगी स्ट्रेट लाइन। तो एक वो लाइन है जो आपके अलग अलग बजट्स के
पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है Q1 बी द अमाउंट ऑफ गुड वन और Q2 बी द अमाउंट ऑफ गुड्स टू। P1 be the price of good one and P2 is the price of good two. P1 Q1 total money spent on goods one और P2 Q2 total money spent on goods two. देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब ये एक मिनट लाइन पूरा पढ़ लेते हैं इसकी। Therefore the equation of the budget line will be P1 Q1 plus P2 Q2 is equal to X. The budget set can be shown as the below. अब देखिए यहाँ इसको समझिए, आपको क्या करना है, इसको बनाने के लिए इतनी ज़्यादा इमला नहीं पढ़नी है, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप। ये सबसे पहले इसने क्या किया, एक कर्व बनाया। ठीक है, लाइन टेढ़ी हो गई है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ये पेपर में आप लोग सीधी बनाना। अब इसमें हमारे क्या है, इनकम तो फिक्स है। ठीक है, इनकम हमारे पास नहीं है, हमें केवल गुड्स की क्वांटिटी पर फोकस करना है बजट लाइन में। इनकम तो फिक्स है, तो अब ये कह रहा है, मान लीजिए गुड वन तो हमारा ये है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 2। ठीक है, गुड वन और गुड टू। तो गुड का यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, गुड शब्द कोई नहीं होता, गुड माने तो अच्छा ही होता है, गुड्स होता है, लेकिन ये इंग्लिश में वो एस को इस सिंगल गुड बनाने के चक्कर में एक एस हटा देते हैं और गुड लिख देते हैं। ये सही शब्द गुड्स होता है। ठीक है, तो गुड वन की आप मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज में, जब आप गुड्स टू की कोई क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहे तो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो गुड वन है उसको वन का प्राइस है पर यूनिट, मान लीजिए 2 रुपये पर यूनिट। ठीक है, 2 पर यूनिट, और गुड्स टू है उसका प्राइस है 1 रुपये पर यूनिट। यानी जो यहाँ पे गुड वन ये नाम है, ध्यान रखना, ये इनके नाम है गुड्स के। आप चाहे तो इन्हें एक्स और वाई लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो गुड्स वन का प्राइस है 2 रुपये पर यूनिट और गुड्स वाई का प्राइस है 1 रुपीज़ पर यूनिट। यानी गुड्स वाई की 1 यूनिट के लिए हमें 1 रुपया देना पड़ेगा और गुड्स एक्स के लिए 2 रुपये 1 यूनिट के लिए देने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये है टोटल, ठीक है, समझिएगा 100 रुपये आपके पास टोटल, और आपसे कहा जाए केवल आप गुड्स एक्स खरीद दीजिए, तो आप कितनी यूनिट खरीद सकते हैं उससे, बताइए कितनी यूनिट खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये हैं टोटल हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, तो आप गुड्स एक्स की कितनी यूनिट खरीद पाओगे। जब 2 रुपये की एक चीज़ है तो आप क्या कहोगे, सर 100/2 कर दीजिए, तो हम गुड्स एक्स की मैक्सिमम 50 यूनिट खरीद सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकते हैं हम गुड्स एक्स की, 50। लेकिन अब वो कहे कि आप एक काम करो, गुड्स एक्स की बिल्कुल मत खरीदो, गुड्स वाई की सारी यूनिट खरीद डालो, तो आपके पास पूरे 100 रुपये अवेलेबल है। तो 1 रुपये की 1 यूनिट है, तो 100 रुपये में कितनी यूनिट आ जाएंगी, तो 100/1, तो वो कितना आएगा 100 यूनिट। तो यानी ये तो हो गया हमारा गुड्स एक्स, ठीक है, और ये हो गया गुड्स वाई। तो गुड्स वाई की कितनी यूनिट हो गई हमारे पास टोटल, 100/1 करके 100। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस कर्व पे आपको ये यूनिट्स को शो कर देना है। जैसे मान लीजिए 0, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इस तरह से आपको दे रखी हैं। ऐसे यहाँ पे आपको 10, 20 दे रखी हैं, यहाँ पे 10 होता, 20 होता, 30 होता, ठीक है, 40 होता। मैं क्लियर करके दोबारा से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये चीज़ आप समझ गए कि कितनी कितनी यूनिट खरीद सकते हैं हम, 50 गुड्स एक्स की और 100 गुड्स बाइक की। तो देखिए दोबारा से कर्व बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सब। ठीक है, बड़ा सा बना लेते हैं। तो ये 0 यूनिट है, यहाँ पे मान लीजिए 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है,
और ये 50 है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, ये 30 है, 40, 50, 60, 70, इसी तरह से हमें इसको 100 तक लेके जाना ऊपर तक। मान लीजिए यहाँ पे हमारा 100 है, ठीक है, आपका एज्यूम कर लीजिए, वैसे आ जाएगा आपका। तो 100 यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि ये नीचे वाला क्या था, गुड्स एक्स है हमारा, ये हमारा गुड्स एक्स और ये था गुड्स वाई। तो गुड्स एक्स की हम मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद पा रहे थे, 2 रुपये की एक चीज़ थी, तो आपको मालूम है 50, तो एक पॉइंट आपको लगा लेना 50 के ऊपर, 50 पे। और बाई की हम कितनी खरीद पा रहे थे, क्योंकि 1 रुपये की एक चीज़ थी, तो मैक्सिमम यूनिट जो भी परचेज की जा सकती हैं वो थी 100। तो आपको क्या करना है बजट लाइन बनाने के लिए, इनकी मैक्सिमम लिमिट्स को आपस में मैच कर देना है, सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी लाइन बन के आएगी उसको हम कहेंगे बजट लाइन। आई बात समझ में? यानी आपको उनकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम अपने रिसोर्सेज पर खरीद सकते हैं, जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम उस अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उन पॉइंट्स पर डॉट लगाइए और उन दोनों लाइन को मिला दीजिए, तो उसका हमारी जो लाइन बन के आएगी उसको हम कहेंगे बजट लाइन। यानी अब कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया आपका अंदर का, यानी इस लाइन पे इसके अंदर से लेके इस लाइन तक जो भी हमारी लाइन है, ये पूरी बजट लाइन जो हमारी है, इस लाइन तक हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि इससे बाहर कंज्यूम कर लें इस पॉइंट पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने अटेनेबल और नॉन अटेनेबल बताया था पीपीसी में, उसी तरह से है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर बता देता हूँ, एक बार समझ लीजिए कि आप गिवन रिसोर्सेज पे किसी गुड्स की मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकते हो, भले दूसरे की 0 हो जाए। तो मैंने आपको बताया गुड्स का प्राइस था 2 रुपये मान लीजिए, तो 2 रुपये की एक चीज़ है, 100 रुपये में कितनी आएंगी, 50, तो 50 यूनिट मैक्सिमम हो गई उसकी, ठीक है। और दूसरे में क्या है, बाई का हमने माना था 1 रुपये यूनिट, तो बाई में 1 रुपये यूनिट से क्या हो गया, 1 रुपये की चीज़ है तो 100 रुपये में 100 यूनिट आ जाएंगी, तो 100 को मैक्सिमम मान लो। इसका उल्टा भी हो सकता था कि एक्स होती 1 रुपये की, तो यहाँ पे 100 वाले नंबर पे आता, और वो बाई जो था हमारा वो कहाँ पे आता, वो आता हमारा 50 पे। तो आपको क्या है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उसको परचेज करने की, उनको पॉइंट्स को लेना है और आपस में मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी बजट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए आगे ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है बजट लाइन ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। अब देखिए सीधी सी बात है कि एक गुड्स को हम ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी कम होगी, तो इसलिए बजट लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होगी। और सो डैट कंज्यूमर कैन इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स 1 ओनली बाई डिक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय 2। यानी वो ये कह रहा है इसलिए होता है क्योंकि गुड 1 की और हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, परचेज करनी है ज़्यादा, तो हमें गुड बाई की क्वांटिटी या गुड 2 की क्वांटिटी कम करनी होगी, या उल्टा करना है, बाई की बढ़ानी है, 2 की बढ़ानी है तो 1 की कम करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कंज्यूमर डिजायर टू हैव 1 एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 1, देन दे कैन ओनली हैव द एडिशनल यूनिट इफ दे मैनेज टू गिव अप सम क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स। समझना बात, पीपीसी की तरह हो रहा है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह, लेकिन वहाँ पे हमें मिलना था प्रोडक्शन करके, लेकिन यहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शब्द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। समझना इस चीज़ को, मैं समझा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक एडिशनल और मुझे यूनिट 1 की बढ़ानी है, तो मुझे गुड्स 2 की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है। दे हैव टू डिसाइड वेदर टू स्पेंड और आइदर टू स्पेंड ऑन आइदर गुड 1 और गुड 2। एक कंज्यूमर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपनी इनकम गुड 1 पे ज़्यादा खर्च करना चाहता है या गुड 2 पे करना चाहता है, दोनों बराबर करना चाहता है, ये कंज्यूमर की इच्छा पे निर्भर करेगा। इसके बाद मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये भी 1 नंबर में आ जाता है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बहुत हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 1 नंबर के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बहुत बना देते हैं। कई बार आपके फिलअप में आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में दे दिए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपका MCQ ही आएगा, ऑप्शन वाला ही आएगा, 1 मार्क्स में किसी भी तरह से आ सकता है। तो क्या कह रहा है ये, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर का देखिए, मोनोटोनिक का मतलब होता है मनी से रिलेटेड जो हो, और प्रेफरेंस का मतलब जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए इसका मतलब हम देखते हैं इसकी लैंग्वेज में। कंज्यूमर प्रेफरेंसेज आर कॉल्ड मोनोटोनिक when between any two bundles one bundle has more of one good and
number less of other good as it offer him a higher level of satisfaction। देखिए इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको शायद समझ में नहीं आई होगी कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस, किसी चीज़ के प्रेफरेंस को मोनोटॉनिक तब बोला जाएगा जब वो दो बंडल हैं गुड्स के, एक्स और वाई, जैसे हमने कहा, या गुड वन या गुड टू बोला। वन बंडल हैज मोर ऑफ वन गुड, यानी पहले एक गुड के बंडल में ज़्यादा सामान हो और दूसरे में कम हो। वो ऐसा तभी करेगा जब कोई गुड उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, आपके पास टोटल 100 रुपये हैं और आपको वो 100 रुपये खाने पे खर्च करने हैं, ठीक है। आपको लगी है भूख, आपको वो 100 रुपये खाने के लिए खर्च करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मान लीजिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन है खाने के लिए। सिंपल खाना लेते हैं हम, एक प्लेट छोले भटूरे की खा सकते हैं आप उन 100 रुपये में ही, और थोड़ा आप चाहें तो वो भी मंगा सकते हैं, पुलाव या इडली वगैरह मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे उन दो गुड्स में से। तो जिस गुड्स को कंज्यूम करने से, समझना जरूरी नहीं जो मैंने एग्जांपल दिया आप वही लेंगे। आपको दो गुड्स खाने हैं, उनमें से जिस गुड्स को खाने से या कंज्यूम करने से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस चीज़ पर आप ज़्यादा पैसा खर्च करने को तैयार होगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है उस चीज़ पे आप कम से कम पैसा खर्च करने की कोशिश करोगे। तो जब आप अपनी पैसा खर्च करते समय, मनी को स्पेंड करते समय, जब किसी पर्टिकुलर गुड्स को प्रायोरिटी देते हो तो उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। बात आई समझ में? दोबारा सुन लीजिए एक लाइन में, कि जब हम किसी गुड्स को, दो गुड्स हैं उनमें से किसी एक गुड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हम उसी चीज़ पर जो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है उसी चीज़ पे हम ज़्यादा मनी स्पेंड करना चाहते हैं। तो जो मनी खर्च करते समय हम जो अपना प्रेफरेंस देते हैं किसी गुड्स को, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्लियर? चलिए, अब ये कह रहा है चेंज इन बजट लाइन। ये जैसे पीपीसी हमारा शिफ्ट हो सकता है, इसी तरह हमारी बजट लाइन भी शिफ्ट हो सकती है या रोटेट हो सकती है। आपको ध्यान हो, मैंने पीपीसी में दोनों चीज़ बताई थी कि पीपीसी हमारा शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है। शिफ्ट का मतलब समझ लीजिए, जब पूरा का पूरा जो कर्व होता है वो आगे या पीछे हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं पीपीसी का आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको याद आ जाएगा, उस तरह रिवीजन हो जाएगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये है पीपीसी, ठीक है। अगर ये पीपीसी पूरा का पूरा सरक के इस तरह हो जाए तो ये क्या है, पूरा पीपीसी हमारा राइट वार्ड शिफ्ट हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, शिफ्ट। लेकिन यहीं ये बोलता कि ये हमारा पीपीसी है और इस तरह से हो गया, यानी एक तरफ का पीपीसी तो पॉइंट तो सेम रहा हमारा, लेकिन दूसरे का आगे या पीछे हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन। इसी तरह हमारा बजट लाइन में होता है, ठीक है। जब हमारे, आपको मालूम है जो बजट लाइन है पूरी तरह से हमारे रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। तो अगर हम पीपीसी में तो दो ऑप्शन होते थे शिफ्ट के लिए, या तो टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए या फिर कम हो जाए, या फिर रिसोर्सेज आपके कम या ज़्यादा हो जाए। लेकिन बजट लाइन में केवल एक ही ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है आपका रिसोर्सेज। तो आपके रिसोर्सेज बढ़ गए अगर, और आप किसी चीज़ को मोनोटोनिक प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, आपके लिए दोनों गुड्स इंपॉर्टेंट है, तो आपका पूरा का पूरा बजट लाइन आपकी, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे काम कर रहे थे पहले आप, ये आपका बजट था, लेकिन आपके रिसोर्सेज बढ़ गए तो आपने दोनों का ही कंजम्पशन बढ़ा के इस पॉइंट पे आप ले आए उसको, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका शिफ्ट। ये भी हो सकता है आपके रिसोर्सेज कम हो जाए तो ये बजट लाइन और अंदर की तरफ आ जाएगी आपकी, ठीक है। लाइन सीधी खींचनी है, मैं उंगली से खींच रहा हूँ इसलिए थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो रही है, ठीक है। तो उसके आप दिक्कत ना करें, आपको सीधी लाइन लेनी है। तो इसको हम कहेंगे, अगर आगे बढ़ता है तो राइट वर्ड शिफ्ट, और अंदर की तरफ जाता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा, जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। लेफ्ट वर्ड कब होगा, जब रिसोर्सेज कम होंगे। लेकिन रोटेशन, अब देखिए रोटेशन की बात करें, रोटेशन में ये क्या कह रहा है, देखिए इसका फोटो आप वैसे तो देख ही सकते हैं, मैं आपको जूम करके इसी को समझा देता हूँ। चलिए, देखिए ये बीच वाली जो डार्क लाइन है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा आपका यहाँ पे फॉन्ट कम है, देख लेंगे, कोई बात नहीं।
यहाँ पे ये इमेज कॉपी करके लगाई गई है, उसकी वजह से फ़ॉन्ट में दिक्कत आ रही है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये कर्व है, ठीक है, और आपकी ये बजट लाइन है। तो बजट लाइन में आपके रिसोर्सेज तो बढ़े, लेकिन आप किसी गुड्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये गुड्स है हमारा एक्स और ये हमारा वाई। तो गुड्स जब हमारा पैसा बढ़ा, रिसोर्सेज बढ़े या इनकम बढ़ी, तो हमने कहा हम तो भैया वाई को तो ठीक है जितना कंज्यूम कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाइड हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन एक्स की हम यूनिट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, इस पॉइंट से ये लाइन इस पॉइंट पे इस तरह से आपकी आगे चली जाएगी, जैसे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज कम हुए तो हमें जो गुड्स कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है उसका कंजम्पशन हम कम करेंगे एक ही चीज़ का, तो वो लेफ्ट वार्ड रोटेशन कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स का ही होगा सारा, बाई का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जब एक ही साइड का चेंज करेंगे हम कंजम्पशन, तो उसको हम कहेंगे रोटेशन। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे वहाँ पे हम MRT निकाल रहे थे PPC में, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसमिशन या MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे MRS निकाला जाता, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए वहाँ जो फॉर्मूला था MRT का, वही फॉर्मूला यहाँ MRS के लिए है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कीजिए, दोनों का काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ गुड्स बाई, या हम कह सकते हैं डेल्टा बाई। जैसे देखिए ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, डेल्टा बाई का मतलब होता है चेंज इन गुड्स बाई, यानी बाई के कंजम्पशन में हमने कितना कम किया, ठीक है। हमारे पास रिसोर्सेज सेम है, लेकिन हमें मान लीजिए कोई एक्स गुड्स को हम बढ़ाना चाहते हैं, एक्स को कंजम्पशन हम बढ़ाना चाहते हैं, तो एक्स को यूनिट को बढ़ाने के लिए कितनी यूनिट हमने बढ़ाई, उसके लिए बाई की कितनी यूनिट हमने कम कर दी, तो बाई में कितना कम आया उसको लिखेंगे, और नीचे अपॉन में कर देंगे जेड में कितना हमने यूनिट बढ़ाई उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, MRS, ठीक है। तो कि स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, हाँ जी, चलिए हम दोबारा से बता देता हूँ आपको एक बार, डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं कई बार। तो MRS में क्या करना है आपको, कि जितना हमें गुड्स बाई को यूनिट को छोड़ना पड़ गया उसको डिवाइड करेंगे हम जितना एक्स से हमने पा लिया। देखिए एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, एग्जांपल देना रह गया यहाँ पे। मान लीजिए आप अभी करंटली जो कंजम्पशन कर रहे थे, ये एक्स है और ये बाई है, ठीक है। दो गुड्स हैं हमारे पास, गुड्स एक्स का हम कर रहे थे मान लीजिए अभी 10 यूनिट, और बाई का कर रहे थे हम 8 यूनिट का कंजम्पशन। लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई एक्स में मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, तो मैं एक्स की यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक्स की 2 यूनिट और बढ़ा दी। एक्स का कंजम्पशन में करना चाह रहा हूँ 12, और उसके लिए बाई की रह गई अब 5, यानी बाई की मुझे 3 यूनिट छोड़नी पड़ गई, ठीक है। किसी भी वजह से हो सकता है, रेट की वजह से हो सकता है, कुछ भी। तो 12 यूनिट मैंने एक्स, मतलब 2 यूनिट मैंने बढ़ाई एक्स की, और बाई की हो गई कम 3। तो उसके लिए फॉर्मूले में पुट करेंगे हम इसे, तो डेल्टा बाई कितना होगा, वो होगा हमारा, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ फॉर्मूले के बगल में, 3 अपॉन डेल्टा एक्स कितना है 2। तो ये हमारा कितना आएगा MRS 1.50। क्लियर, इस तरह से हमारा MRS निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, कोई भी डाउट हो या आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर्स में के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल विदित कॉमर्स क्लासेज के नाम से सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, उस पर आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
वीडियो वैसे बहुत लंबी हो रही है। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? देखिए जो हमारे चैप्टर का नाम ही था इसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इंडिफरेंस सेट समझें। इसने दिए हैं यहाँ पे, नहीं दिए, नहीं दिए। देखिए पहले इंडिफरेंस सेट शब्द समझ लीजिए। इंडिफरेंस सेट्स वही सेट जो बजट सेट हमने बोले थे, उसी को हम इंडिफरेंस सेट भी कह सकते हैं। यानी हमारी जो गिवन इनकम है उसको खर्च करके जो वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं गुड्स के, जो हम परचेज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उनके प्रत्येक हर कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडिफरेंस सेट। ठीक है, लेकिन बजट सेट, बजट लाइन नहीं बनानी है, अब उनसे हमें इंडिफरेंस बनाना है। इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे कर्व है वो लाइन थी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गिवन इनकम में हम क्या क्या कौन कौन से गुड्स कंज्यूम कर सकते हैं, कितने कितने क्वांटिटी, उसको हर जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम कहेंगे इंडिफरेंस सेट्स। ठीक है, और जब इंडिफरेंस सेट्स को हम एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्रामेटिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए ये क्या कह रहा है? इट इज ए कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। समझना इस चीज़ को, इट इज अ कर्व showing different about two goods, each combination offering the same level of satisfaction to the consumer। अब देखिए यहाँ पे हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं केवल, कि उन हर दो गुड्स की, वहाँ पे तो बजट की हम बात कर रहे थे केवल, कि केवल हमारे बजट में आ जाए, लेकिन सबका इक्वल होना चाहिए था। इसी तरह जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, मैं आपको करके बता देता हूँ, दो गुड्स हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, बजट वाला जो सेट था वहाँ पे एक गुड्स की हम जीरो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे सकते थे, पॉसिबल था, लेकिन इंडिफरेंस में कर्व में हमें कम से कम 1 यूनिट कंज्यूम जरूर करनी है, इसमें जीरो नहीं हो सकती कोई भी क्वांटिटी। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बजट लाइन में जीरो हो सकती थी बजट सेट में, लेकिन इंडिफरेंस सेट में कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं होना है। तो मान लीजिए शुरुआत में हम ये कर रहे हैं 1 इसका, और बाई की हम कर रहे थे मान लीजिए 10, इससे भी हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना, अब मैं एक्स की 2 बढ़ा दूँ, इसकी मैं 9 कर दूँ। ठीक है, इसकी 3 कर दूँ, इसकी 7 हो जाए। ठीक है, इसकी 4 कर दूँ, इसकी भी 4 हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ कर, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन जिनसे इक्वली सेटिस्फेक्शन मिले, इससे भी इतना ही मिल रहा है, इससे भी इतना ही मिल रहा है, इससे भी इतना मिल रहा है, इससे भी इतना मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये दो चीज़ें होती है, दो फ्रूट है, एप्पल और ऑरेंज। आपकी बुक्स में भी नॉर्मली वही दिया जाता है कि एप्पल है और ऑरेंज है, तो एक एप्पल खा लूँ और 10 में ऑरेंज खा लूँ साथ में, तो जितना सेटिस्फेक्शन दोनों से मुझे मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे 2 एप्पल और 9 ऑरेंज से मिल जाएगा। या 3 एप्पल खा लूँ और 7 ऑरेंज कर लूँ, उतनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या मैं दोनों की 4 खा लूँ तो भी मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व जो है उन कॉम्बिनेशंस का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हर सेट एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है। आ रही है बात समझ में? यानी सेट आप जो क्वांटिटीज का चेंज कर रहे हैं अलग अलग, वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराने वाली होनी चाहिए। अगर उनसे सेम लेवल नहीं मिल रहा है तो वो इंडिफरेंस सेट नहीं कहलाएंगे, और इंडिफरेंस सेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से, उसको हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व का एक चित्र है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है या ग्राफ कह लीजिए, आप इसे कुछ भी कहिए। ठीक है, एक मिनट, ये बीच में आ जाते हैं ना लाइक। हाँ जी, तो इंडिफरेंस कर्व देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हैं इसने। एक एक्स एक्सिस पे माना है इसने बर्गर हम कंज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा कर रहे हैं हम अब उसका फ्राइज जो फ्रेंच फ्राइज होती हैं। दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। तो अब ये कह रहा है कि हम जब 3 हम बर्गर खा रहे हैं तो फ्रेंच फ्राइज हम खा रहे थे 30, यानी 30 फ्रेंच फ्राइज के साथ 3 बर्गर खाएं तो हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जितना 25 बर्गर फ्रेंच फ्राइज और 5 बर्गर पे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में ये सारी। फ्रेंच फ्राइज के लिए मैं लिख देता हूँ F,
ठीक है। वैसे मुझे पहले बर्गर लिखना चाहिए, चलिए बर्गर लिख देता हूँ पहले। जो एक्स एक्सिस वाला आइटम होता है पहले वो लेंगे, ठीक है। और बाई पे क्या था, फ्राइज, इसको हम ले लेते हैं एफ, ठीक है। तो इसमें कितनी कितनी यूनिट है, 3, 5 और 7 दिए हैं इसने केवल, 3, 5 और 7। यहाँ कितनी कितनी है, 30, 25 और 20, 30, 25 और 20, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशंस दिए हैं और ये कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लूँ, चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन ए ले लूँ, कॉम्बिनेशन बी ले लूँ, कॉम्बिनेशन सी ले लूँ, इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन उतना ही मिलेगा जो किसी और से मिल सकता है। यानी अब मैं 3 बर्गर और 30 फ्राइज खा लूँ तो उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना 5 बर्गर और 25 फ्राइज से मिलेगा, या 7 बर्गर और 20 फ्राइज से मिलेगा। तो इनको जब हम ग्राफिकल प्रेजेंट करते हैं तो उसको मिलाते हुए हम एक कर्व बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है आपको बहुत अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीपीसी जो कर्व था वो हमारा कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब जिसमें आगे की तरफ पेट निकला हुआ हो, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जो हमारा आईसी कर्व होता है या इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरह से बनता है जैसा आप बगल में देख ही सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी फीचर्स भी हैं इसके कुछ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, आप इसे प्रॉपर्टीज कह लीजिए, अलग अलग नाम से अलग अलग बुक्स में दे रखा है। तो मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड, पहली क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। जैसा आप ऊपर देख ही सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ही तो आ रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, यानी ये इस तरह से आएगा, एक मिनट, ये इस यहाँ से शुरू होके फिर यहाँ आएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा होता तो ये इस तरह से बनता, यूँ करके, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा एक इसको ऐसा करते हैं, मैं ये समझाता जाऊँगा। सेकंड क्या है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए स्क्रीन में आपके लिए सेट कर रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाए। दूसरा क्या कह रहा है ये, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी जैसा आपको बताया गया है कि ओरिजिन, जो ओरिजिन होता है हमारा, उसके ओरिजिन पे ये कॉन्वेक्स होता है, लाइक दिस, ठीक है। ये होता है हमारा ओरिजिन, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स ही तो इसके लिए, कॉनकेव कब होता है, पीपीसी था जो, उसको हम कॉनकेव कहते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि ये कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, चलिए देख लेते हैं थर्ड भी, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरेक्ट ईच अदर, 2 points on different ICs cannot give equal level of satisfaction। अब देखिए ये कह रहा है, मैं स्पेस कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये कह रहा है कि एक ही कर्व पे मैं एक से ज़्यादा भी और आईसी बनाता हूँ एक ही ग्राफ पे, तो वो आईसी जो होंगे वो कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही एक दूसरे को कभी काटेंगे। इस तरह से आप कितने भी कर्व बना लीजिए, लेकिन ये अभी दोबारा से बना देता हूँ, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। इसी के साथ बना देते हैं, एक कर्व इसने ये दिया है, ठीक है, दूसरा हमने ये बना लिया मान लीजिए, तीसरा हमने ये बना लिया। इस तरह से हम कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो बनाते हैं वो कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करेंगे और ना ही दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहा है आगे की प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। इसमें से प्रॉपर्टीज अक्सर पूछी जाती हैं, ध्यान रखना बड़े क्वेश्चंस में, 4 नंबर और 6 नंबर में। अगला क्या कह रहा है ये, इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरएक्ट ईच अदर, 2 points ऑन डिफरेंस आईसी कैन नॉट गिव, सॉरी 1.4, हाँ, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
यानी जो हमारा ये आईसी है, इंडिफरेंस कर्व है, ये जितना ऊपर होता जाएगा, जैसे एक कर्व ये है, एक कर्व मैं इस तरह से और बना दूँ, एक कर्व और इस तरह से बना दूँ, ठीक है। तो जितना ऊपर हाइक जो हमारा जाता जाएगा, ठीक है, उतना ही मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि आईसी जितना ऊपर जाएगा उतना ही हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। जब मैं इसका आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट बताऊंगा तब आपको इसका एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे इसने दिया नहीं है, जो आईसी के पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है, ये कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेंगे। आपस में तो टच करते ही नहीं है कभी, लेकिन ये किसी पॉइंट को भी, यानी जो आपका एक्सिस है, चाहे ये वाला एक्सिस है आपका, ये वाला, या ये वाला एक्सिस है, या फिर ये वाला एक्सिस है आपका, ठीक है। तो ये कभी भी, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आइस इंडिफरेंस जो सेट्स होते हैं वो कभी भी जीरो नहीं होता उसमें कोई भी गुड्स, तो गुड्स जब जीरो हो ही नहीं सकता तो ऐसे केस में वो कभी भी टच नहीं करेगा। बजट लाइन इसलिए टच कर जाती है क्योंकि उसमें जीरो का पॉसिबिलिटी होती है, पीपीसी में जीरो गुड्स की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वो टच करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, लेकिन आईसी कभी भी टच नहीं करेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो हमने इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की। सबसे पहला ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। सेकेंड मैंने बताया कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। थर्ड मैंने बताया आईसीज नेवर टच ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ मैंने बताया हायर आईसी प्रोवाइड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और फिफ्थ मैंने बताया आपको कि आईसी नेवर टचेज एनी ऑफ एक्सिस, यानी किसी एक्सिस को या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्लियर सारी प्रॉपर्टीज, कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये एक क्वेश्चन और एराइज होता है कि ये कॉन्वेक्स होता क्यों है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्वेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारी जो एमआरएस होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो लगातार कम होती है, ठीक है। एमआरएस हमारी लगातार कम हो रही है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। देखिए जैसा इसने बोला ना, इंडिफरेंस कर्व, हाँ, इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इज़ ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपका जो पॉइंट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस ऑफ, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, हाँ। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर मैंने मोनोटोनिक प्रेफरेंस तो आपको बताया ही था कि जिस चीज़ पर वो ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार होता है उसको उसका मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। अब ये प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर की बात कर रहा है, इज गवर्नड बाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो देखिए वही वाली बात आ गई, मोनोटोनिक प्रेफरेंस फिर से आ गया। ये प्रेफरेंस होता है वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के द्वारा ही होता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द कंज्यूमर विल प्रेफर मोर ऑफ ए कमोडिटीज देन द कॉम्बिनेशंस प्रोवाइडिंग लेसर कमोडिटीज, और a consumer preference are monotonic if and only if between any two bundles the consumer prefer the bundle which has more of a least one of the goods and no less of other goods as compared to the other bundle। यानी ये कह रहा है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस उस चीज़ को, उस कंडीशन को कहा जाएगा जब एक कंज्यूमर ऐसे बंडल को सिलेक्ट करता है जिसमें दूसरे की बिल्कुल कम से कम इकाइयाँ हो, और उस जिस चीज़ को वो प्रायोरिटी देता है, जिस गुड्स को, उसको वो बिल्कुल टॉप पे जितना वो कर सकता है मैक्सिमम उतना सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश उससे करेगा, यहाँ तक कि उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी। अगर वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाली कंडीशन आ जाती है तो वो पूरा एक्स्ट्रा पैसा उसी गुड्स पे कंज्यूम करने में खर्च कर देगा जिसको वो प्रायोरिटी देता है, ठीक है, और दूसरे को नहीं देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैंने आपको बताई थी, बजट लाइन आपकी रोटेट हो जाएगी। इसके बाद इस चैप्टर का जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है वो समझ लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एक बार और पढ़ा चुका हूँ, किसमें पढ़ाया था, यूटिलिटी एनालिसिस से। जैसे मैंने आपको बताया था MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, ठीक है, वो कंडीशन बताई थी आपको मैंने। अब यहाँ पे आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ IC। तो IC के लिए कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन
यानी समझना एक एक लाइन को, एक एक शब्द को। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई होगा, गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज, और प्राइस जो दिया हुआ प्राइस है दो चीज़ों का और उसकी इनकम दी हुई है। ही अटेन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट व्हेन द स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी ये कह रहा है कि वो अपना इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे अटेन करेगा या प्राप्त करेगा, अचीव करेगा, जहाँ पर उसका आईसी उसी बजट लाइन के इक्वल होगा या बजट लाइन को टच करेगा। तो देखिए मैंने आपको बजट लाइन बता रखी है, आईसी बता रखा है, अब दोनों चीज़ें इसमें एक साथ शामिल होने वाली हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इसने शामिल नहीं किया उसको। ठीक है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए आप थोड़ा सा पहले। देखिए एक चीज़ और होती है इंडिफरेंस मैप, एक टर्म है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, मैं फिर भी बना देता हूँ समझाने के लिए आपके लिए। इंडिफरेंस मैप क्या है कि जब एक ही ग्राफ पर एक से ज़्यादा आईसी बनाए जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आईसी ये बना दिया हमने, एक आईसी हमने ये बना दिया, एक आईसी हमने ये बना दिया, तो ऐसे केस में इक्वली मान लीजिए, देखिए इसने भी जो चित्र में बनाया वो भी आड़े टेढ़े हैं और एक टच भी कर दिया, ऐसे नालायक ने वो टच नहीं हो सकता है, ठीक है, चित्र को छोटा करने के चक्कर में। तो ये आईसी जो है, तो एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जब बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिला के इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अब कंडीशन समझ लीजिए थोड़ी सी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कहा इसने, कंडीशन समझ लीजिए कि पहली कंडीशन है कि कंज्यूमर विल गेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और दूसरा आईसी बजट लाइन के इक्वल होना चाहिए, या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि आईसी कर्व टचेज द बजट लाइन। यानी कहने का सिंपल मतलब क्या है कि कंडीशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए हमारी कि मान लीजिए ये मेरी बजट लाइन है, ठीक है, एक आईसी मेरा कुछ इस तरह से बन रहा है, एक आईसी है मेरा जो इसको टच करते हुए बन रहा है, और तीसरा आईसी है जो हवाई है, मतलब हवा में उड़ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी प्रॉपर्टी बताने में कि जितना ऊंचा आपका आईसी होगा उतना ही वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो इसको दे दें नंबर 1, ठीक है, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। ये 2 है, जेड में समझ लेना, ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ 2। ठीक है, तो आप देखोगे जो आईसी नंबर 3 है, आईसी 3 सबसे ऊपर है, तो आईसी 3 हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा। तो एक कंडीशन तो 3 पूरी कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि वो बजट लाइन को टच करनी चाहिए या बजट लाइन के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखिए आईसी 1 और आईसी 2 केवल ये दो ऐसे आईसी हैं हमारे जो बजट लाइन को टच कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो आईसी 1 को एक तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये यहाँ पे, और एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी दो यहाँ पे टच कर रहा है, और जो आईसी 2 है वो इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, तो आईसी 3 वैसे आउट हो गया हमारी सेकंड कंडीशन में। तो अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा कर्व है जो हमें सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा दे और बजट में भी हो, क्योंकि हम कोई चीज़ कंज्यूम कब कर सकते हैं, जब वो चीज़ हमारे बजट में आएगी। तो हमारे बजट में कौन कौन सी चीज़ आ रही है, या तो आईसी 1 आ रहा है या आईसी 2 आ रहा है, तो आईसी 3 तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में अब हमें ये देखना है कि आईसी 1 और आईसी 2 में हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है। तो मैंने बताया था जो ऊँचा होगा, तो आईसी 2 ऊपर है, बजट लाइन को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका जो इक्विलिब्रियम माना जाएगा वो इस पॉइंट पे होगा, आपका जो आपका बजट का 2 है, इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए इसको थोड़ा सा कि मेरे पास बजट है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब मैं अगर मारुति 800 खरीदता हूँ, आती तो मेरे बजट में, ठीक है, तो मेरे बजट में रही है। देखिए वैसे 2 गुड्स का होता है, लेकिन आप एग्जांपल से समझ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पे केवल। तो देखिए 10 लाख रुपए का बजट है, एक मेरा ऑप्शन है मारुति 800 खरीद लूँ या सेंट्रो खरीद लूँ, या आप कोई 3-4 लाख रुपये वाली गाड़ी खरीद लूँ। ठीक है, मेरे बजट में आ रही है, लेकिन
दूसरी चीज़, दूसरी गाड़ी है मेरे पास जो एक्यूरेट 10 लाख में आ रही है, कोई सी भी हो, ठीक है। अब इतने रेट मुझे नहीं मालूम गाड़ियों के। और तीसरी गाड़ी है मैं मर्सिडीज की, जो मुझे 50 लाख से नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। या 50 लाख रुपए के आसपास की, 40 लाख रुपए के आसपास की कोई गाड़ी हो, यानी 10 लाख से ऊपर की जो भी गाड़ी हो उसको हम तीसरी गाड़ी मान लेते हैं, कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। तो अब आपको सेटिस्फेक्शन तो हाई महंगी गाड़ी में मिल रहा है कि हाँ बड़ी गाड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, वो आपके बजट से बाहर है। आपके बजट में कौन कौन सी आ रही हैं, या तो मैं 10 लाख वाली गाड़ी ले लूँ, या फिर वो सेंट्रो या फिर i10 वगैरह जो आती हैं उनसे काम चला लूँ। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अब आप कहोगे मेरे पास 10 लाख रुपये खर्च करने के लिए, तो मैं 3-4 लाख रुपये वाली गाड़ी में क्यों बैठूंगा। तो उससे क्या हुआ, भले ये टच कर रहा है लेकिन आईसी के जो हमारा बजट लाइन है उसके काफ़ी अंदर आ रहा है, यानी ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है। तो इसलिए मैं 3 या 4 लाख वाली गाड़ी नहीं खरीदूंगा। मैं कौन सी खरीदूंगा, जो 10 लाख रुपये में आ रही है, क्योंकि वो मेरे बजट में भी है और मुझे सेटिस्फेक्शन भी दे रही है। तो इसलिए जो 10 लाख सेकेंड वाला जो टर्म है वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन नीचे देख लीजिए क्या कह रहा है अभी, इसकी बात समझ लेते हैं। अब देखिए जैसा इस फोटो में भी दिखाया है, इसमें 4 आपको आईसी दिए हुए हैं, इनको थोड़ा जूम कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। कमोडिटी बाई और कमोडिटी एक्स दे रखी है। तो सबसे पहला जो आपका आईसी है, IC1, IC2, IC3, IC4, 4 आईसी दिए हुए हैं इसने, एक मतलब मैप दे रहा है बना के। तो IC3 और 4, तो आप देखिए अब आपको दोनों कंडीशन से अप्लाई करनी है इसमें। पहली कंडीशन में जो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो आपको दे रहा है IC4 और IC3। तो ये दोनों ही आपका पहली कंडीशन में तो पास हो रहे हैं, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो बजट लाइन को टच करना चाहिए या बजट में होना चाहिए। तो ये जो ऊपर वाले जो IC3 और 4 हैं वो दोनों आउट हो जाते हैं। IC1 और IC2, अब आप देखिए IC1 जो है वो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल से काफ़ी नीचे है, यानी मेरे बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे वो सेटिस्फेक्शन उतना नहीं देगा जितना मुझे चाहिए। लेकिन IC2 बिल्कुल मेरी बजट लाइन को टच कर रहा है, यानी बराबर जितना मैं खर्च कर सकता हूँ उतने में ही मेरे को काम चल रहा है। तो ये जो ई पॉइंट दे रखा है इसने, ये जो पॉइंट है ई, ठीक है, ये ई पॉइंट पे मुझे बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना मैं खर्च करना चाह रहा हूँ उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, ई होगा। और ये जो हमारा IC1 है वो आप देख रहे हैं ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर टच कर रहा है, कंडीशन ये पूरी कर रहा है, लेकिन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देना नहीं चाह रहा, तो इसलिए ये भी हमारा आउट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी किस कंडीशन में पूरी हो रही हैं, केवल IC2 पे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो IC2 पे होगा, ई पॉइंट पे, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, दोबारा दे दिया इसने, ठीक है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MR रेफर टू अ रेट एट विच द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन गुड टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ द अदर गुड्स। मैंने पहले भी बताया कि एक गुड्स की एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए दूसरे गुड्स की हमें यूनिट छोड़नी पड़ती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मूला बताया ही था आपको मैंने। हाँ जी, तो देखिए एक कॉल आ गया था बीच में, तो MRS आपको समझ में आ गया। MRS इज नेवर कंटेंट इट वेराइज ओवर द IC एज वी मूव along इंडिफरेंस कर्व। MRS फॉल्स ऑल्सो कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि हम जैसे जैसे IC पे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा MRS घटता चला जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा कॉन्वेक्स टू ओरिजन होता है। तो देखिए जैसा यहाँ पे ये साइड में दे रखा है इसने, यहाँ देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो ये कह रहा है डेल्टा वाई, इसमें देखिए आप यहाँ पे थोड़ी यूनिट्स को देख लीजिए,
100 थी मैक्सिमम बाई की, ठीक है, और यहाँ भी थी 100। तो यहाँ पे बीच का इसने गुड्स लिया है कि इसकी तो हमारी ये 50 यूनिट थी एक्स की और 40 यूनिट ले रहा है ये इसकी। तो ए पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट की बात करें और सी की बात करें, तो ए से बी पे आया तो 60 से 40 हो गया, तो बाई यूनिट पे कितनी हो गई, 60 माइनस 40 हमारी 20 हो गई। एक्स में कितनी बढ़ गई आप देखोगे तो ये 30 से लेके 60 तक बढ़ी है हमारी, तो 30 से 60 बढ़ी है तो कितनी हो गई, 1 मिनट, तो देखिए यहाँ चित्र ढंग से नहीं बनाया। तो ये कह रहा है कि जो एक्स की यूनिट हमारी बढ़ी है वो 20 से 30 पे हुई है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से दे रखा है लेकिन वो नंबर्स के हिसाब से शो नहीं कर पाया, ठीक है। तो 10 हमारी एक्स बढ़ी है तो 2 के बराबर कितना क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा ये, क्योंकि हमारी बाई जो है वो माइनस में है, क्योंकि वो कम हो रही है, तो ठीक है। तो ये जो होगा वो हमेशा नेगेटिव में आएगा इसका आंसर, तो -2 हमारा MRS निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए इसके बाद जो आपको ऑप्शन चीज़ें दे रखी हैं वो आपको दे रखी हैं आपकी डिमांड वाले चैप्टर की। तो डिमांड वाला चैप्टर मैं आपको अगले लेक्चर में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी आप लोग 11th की क्लासेज चल रही हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि अपने स्कूल का समझ में कम आ रहा हो, किसी को ज़्यादा आ रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स, अड़ोस पड़ोस, जानने वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।